हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। देखिए, हम लोग वैसे तो पूरा कोर्स करने वाले थे बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी के कोर्स में ट्रस्ट में एक भी चीज़ आप लोगों की बाकी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स, डायग्राम, समरी बॉक्सेस, पीवाईक्यू, सब कुछ मैं खुद आप लोगों को कराऊंगी और सब कुछ आपको टेलीग्राम पे एज अ पीडीएफ मिल भी जाएगा, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, वैसे ये जो चैनल है वो केमिस्ट्री के लिए नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को लेक्चर में लाइव में बताया था कि दी प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री करा दो, फिजिकल केमिस्ट्री करवा दो। और मोल कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को बोला भी गया था ना, आप लोगों ने कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट भी करा दो, तो इसलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला है, ठीक है। मेरे को बताना आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रही है नहीं। उसके अलावा ये वाला जो सेशन होगा ना, देखो आप लोगों ने मुझसे वन शॉट का कहा था मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। ये जो सेशन होगा ये वन शॉट ही बनाऊंगी मैं, पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एक्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। देखो, एक ही सेशन में मैं थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों एक साथ नहीं करवा सकती ना, और एक ही दिन में आप लोग भी उतना नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, आपको हर एक फॉर्मूला का नाम पता होना चाहिए, हर एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में लगाना है वो पता होना चाहिए। थ्योरी से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो पता होने चाहिए। तो इसके लिए हम पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी प्लस जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब कुछ इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो इस सेशन में नहीं होगी। क्लियर बता रही हूँ मैं आप लोगों को। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से नहीं करते हो, और इवन इन बायो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलता है किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, किस तरीके से जो हमने नोट्स पढ़े हैं वो हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल नोट्स से पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। ओके। बायो के लिए तो मैं खुद आपको पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कराऊंगी। अभी केमिस्ट्री के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से। तो अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल पहली बार आया है तो वो मेरे साथ के साथ नोट्स बना सकता है, बिल्कुल आप इस नोट से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बस आपको इन नोट्स के अलावा अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, फिर चाहे आप पीवाईक्यू लगा रहे हो या कोई भी डीपीपी लगा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक बात बता दूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो मेक श्योर आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देना यार प्लीज, वीडियो को लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @SVNeetBiology इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आपका ही है वैसे तो। और t.me/neetbiology शालिनी व्यास, इस वाले टेलीग्राम को फॉलो करना, ज्वाइन करना, कोई भी स्टूडेंट नहीं बोलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको साथ के साथ सारी की सारी अपडेट्स चाहिए, ठीक है, और सारा मटेरियल स्पेशली बायो का, है ना, जो भी मैं पढ़ाऊंगी सब कुछ आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप लोग प्लीज इस चैनल को फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मोल होता क्या है, मैं थोड़ी छोटी हो जाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि मोल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट है, अभी तो मोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए ना कि मोल होता क्या है हमारा। तो देखो, मोल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है। देखो, जब तुम लेंथ को नापते हो तो किस में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो या फिर मीटर में नापते हो। तो वैसे जब आप किसी चीज की क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हो तो मोल भी एक क्वांटिटी होती है। एक मोल का मतलब होता है हमारे Na पार्टिकल्स। अब आप पूछोगे दी ये ना पार्टिकल से Na पार्टिकल क्या है, पहले तो ध्यान रखो, याद करने वाली चीज Na है, यानी कि कैपिटल N और कैपिटल ही ए है हमारा, बट स्मॉल एब्रीविएशन में होता क्या है, लोग उसे कैपिटल ए और स्मॉल सॉरी कैपिटल एन और स्मॉल ए लिख दे देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो आपका सोडियम हो जाता है। केमिस्ट्री में पता है ना, वो सोडियम का सिंबल होता है। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल होता है हमारा Na। एक मोल का मतलब क्या होता है हमारा, Na पार्टिकल। इस Na को हम क्या कह रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब इस एवोगैड्रो नंबर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इसका मतलब एक मोल के अंदर Na पार्टिकल मिल रहे हैं, इस Na पार्टिकल की एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं हमारा एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू क्या है आप सब लोग याद रखेंगे, 6.022 10⁻23, ये हमारी वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की, ठीक है। ये क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 10⁻23। पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चीजों का ध्यान रखना आप लोग, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना, और पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 नंबर याद रखोगे तो कैलकुलेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक मोल में Na पार्टिकल है और Na की वैल्यू इतनी है, तो कोई मेरे को बता सकता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। एक मोल में होते हैं हमारे 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर और नॉट एवरीबडी। आगे देखिए क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पता है ना सब लोगों को।
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डीपली ये क्या होते हैं, बिल्कुल इनके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे एक तो हल्की स्पीशीज होती है मास में, ठीक है। हमारे रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हालांकि इनके एक्सपेरिमेंट के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि भाई कोई भी जो एटम होता है, उस एटम के अंदर जो सबसे हल्का पार्टिकल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल ऑर्बिट में आपको मिलेगा, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर एटम के बाहरी आउटर ऑर्बिट वगैरह में मिलता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं, तो जो पूरा एटम हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये प्लस है और इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं, जीरो है ना। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है अंदर, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। इस चैप्टर में क्या याद रखोगे, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। क्लियर है सब लोगों को, याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है, एक तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये वाली वैल्यू पूरी के पूरी एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेगी। दूसरा याद रखना ये वैल्यू केजी में दे रखी है, ठीक है। तीसरा आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो बड़ा कौन हुआ, यहाँ पर ये 9.1 है, यहाँ पर 1.672 1.674 है, तो बड़ा कौन हुआ, किसका मास ज्यादा हुआ। आप लोग कहोगे इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा हुआ, लेकिन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा नहीं होता है बेटा। पीछे भी देखो, पीछे क्या है इधर, ये पूरा एक नंबर है ना, सिर्फ इतना तो नंबर नहीं है, ये पूरा एक नंबर है, तो पीछे देखो 10⁻31 है, यहाँ पर 10⁻27 है, तो नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना, नेगेटिव में यहाँ पे देखो -31 बड़ा होगा, सॉरी -31 छोटा होगा और -27 यहाँ पर बड़ा होगा, तो यानी कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। कंपेयर करें अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन के मास से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास हमारा सबसे कम होता है। समझ में आया या नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है, टोटल का जो वैल्यू होती है वो उतनी ज्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। और जितनी छोटी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर उतना छोटा हो जाएगा, जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे नंबर बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻³ होने की वजह से बहुत छोटा है, और इन दोनों का मास जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन का मास हल्का है, तो जब मैं फेंकूंगी, बॉम्बार्ड कराऊंगी इलेक्ट्रॉन को किसी चीज के ऊपर, तो क्या होगा उस केस में, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होगी ना वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास एक हल्की चीज है, उसको फेंकोगे तो स्पीड फास्ट होगी ना। एक तुम छोटा पत्थर लो, बिल्कुल छोटा सा कंकर टाइप, एक तुम बड़ा भारी पत्थर ले रहे हो, मान लो तुमने ईंट ली, तो तुम दोनों को फेंक रहे हो, तो ज्यादा दूर कौन जाएगी, ज्यादा स्पीड फास्ट किसकी होगी, ये देखो ना, उस कंकर की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मास कम है ना। और जो आपने बड़ा पत्थर या कोई ईंट टाइप लिया है, उसको जब तुम फेंकोगे तो उसकी स्पीड स्लो होगी कंपैरेटिवली। क्यों, क्योंकि मास ज्यादा है, ठीक है। मास और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास की तो हमने बात कर ली भाई, बहुत छोटा सा होता है, 10⁻³ तक चल रहा है। लेकिन हमारा ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसका क्या, तो जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इसमें तुम्हें दिखेगा कि इनका तो मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, तो भाई इनका पीछे वाला सेम है ना, इनका आगे वाला देख लो, इनका लगभग मास सेम होता है, लेकिन फिर भी अगर डीप अंडरस्टैंडिंग की जाए तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास कम होता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसलिए मैंने कहा था कि 3 वैल्यू लेना, क्योंकि 3 वैल्यू नहीं लोगे तो तुम्हें लगेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बिल्कुल सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा भारी है, ठीक है, और प्रोटॉन बिल्कुल, सॉरी, न्यूट्रॉन जो है वो भारी है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का है। देखो होता है कंफ्यूजन, ठीक है।
जब हम इसको भी देख रहे होते हैं और इनको भी नोटिस कर रहे होते हैं। समझ रहे हो तुम? अभी आपको बिल्कुल ऑर्डर बताऊंगी, डोंट वरी। ये देखो, जब आप बात करते हो मास के ऑर्डर की, यहाँ पे देखेंगे सब लोग मास के ऑर्डर की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या था यहाँ पर, -31 था, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पर सेम दिख रहा था, तो इधर देख लिया भाई, इधर इसका कम है, इसका ज्यादा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भारी होता है। समझ गए? समझ आया या नहीं? अब देखो, एक होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, एक होता है चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। मैंने क्या कहा था, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बिल्कुल सेम। किस में होता है? कूलाम में होता है। यूनिट याद रखना, चार्ज की यूनिट किस में होती है? कूलाम में होती है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, 0 है, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को? अब आपको देखना है कि भाई चार्ज, तो चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है और अपोजिट साइन होते हैं इनके पास, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब देखना, जो हमारा चार्ज होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी होता है। चार्ज कैसा होता है हमारा, क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस वाली इक्वेशन को सब लोग याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है ना वो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली होता भी बहुत इजी है, ठीक है, बट कब आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर करना, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। अब होता क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से रखो। Q का मतलब होता है कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n को e से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यदि n और e क्या है, तो देखो n का मतलब, n और e क्या है हमारे, e तो है हमारा रूट चार्ज। रूट चार्ज मतलब नॉर्मली जो एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पता है सब लोगों को इतना। n होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास नहीं आएगा कि टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबका मिलाकर कितना चार्ज है ना, आएगा ना। वैसे ही ये n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन 1.5, हाफ, इस टाइप के आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर और नॉट एवरीबडी? अब देखो होता क्या है, जो हमारा चार्ज है उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाया। ये प्लस माइनस के साइन मैंने यहाँ पर क्यों लगाए, किसी को पता है? ये प्लस माइनस के साइन इसलिए क्योंकि जो n की वैल्यू है ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है। और इसको तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो इस बेसिस पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव देख के आता है। क्लियर है सब लोगों को? अब देखो होता क्या है, आपको निकालना आना चाहिए ना। अब देखो, ये वैल्यू जो है आपकी कैलकुलेशन में जरूर काम आएगी। ये वैल्यू जो है कहाँ काम आएगी, आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी। हालांकि मैंने इस वाले पूरे के पूरे लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अलग से सेशन बनेगा। ये तो सिर्फ वन शॉट है ना भाई, तुमने वन शॉट मांगा था, ठीक है। न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी, फॉर्मूले सब एक ही सेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें अभी पहले चीजें समझनी है, देन प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे हर एक चीज आएगी, ठीक है। तो होता क्या है, जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम +2 जो है, भले ही मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल में काम आने वाला हर एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम +2 होता है, देखो यहाँ पे +2 से लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें पता है मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है? नहीं पता तो निकालना आना चाहिए। मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। तो उसे डिवाइड करो, उसे डिवाइड करो, क्या होता है, 822, ऐसे होता है 822। पता है या नहीं सब लोगों को? मैजिक नंबर ऐसे लिखना आता है ना सब लोगों को, ठीक है। तो जो आउटर ऑर्बिटल होता है, जो बिल्कुल आउटर शेल में क्या होता है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। और जब कोई चीज दान की जाती है तो उस इंसान को, दान करने वाले को हम क्या कहते हैं, बड़ा ही पॉजिटिव इंसान है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। देन E क्या है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है।
कूलम में। समझ में आया? अब देखो क्योंकि ये यहाँ पर कूलम में था, क्योंकि ये यहाँ पे कूलम में था, इस n की कोई यूनिट होती नहीं, तो इस q की यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम में आएगी, क्योंकि चार्ज ही है बेसिकली ये भी। अब देखो क्लोरीन को देख के आप कैसे, मान लो यहाँ पर माइनस नहीं भी है, तो क्लोरीन को देख के कैसे पता करोगे कि यहाँ पे -1 होगा? पता है ना क्लोरीन की वैलेंसी। देखो यहाँ पे नेगेटिव भी सोचो तो -1 आता है, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि 1 होता है वैलेंसी, तो कैसे पता करोगे? क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब तुम इसे डिवाइड करोगे एज पर मैजिक नंबर, तो क्या बचेगा? लास्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। नहीं देखो क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। जब आप क्लोरीन का बनाओगे ना आप स्ट्रक्चर, होता क्या है, आपके पास 17 है, ठीक है, तो 2 8 हो गए 10, उसके बाद बचते तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन, तो जो आउटर ऑर्बिटल है उसके अंदर तुम्हें मिलेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। बना के बताऊं क्या? रुको मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं भी आया तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। देखो होता क्या है, ये हमारा क्लोरीन है, देखो ये क्लोरीन है, ठीक है। इस क्लोरीन में आपको ऐसे दिखेंगे, एक सेकेंड ना, अब दिखाई दे रहा है? अभी मैं इस क्लोरीन के लिए पूरा शेल बना रही हूँ, ठीक है। आई नो एकदम परफेक्ट गोला नहीं बना है, डायग्राम पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, ये तुम्हारे क्लोरीन के 3 ऑर्बिटल हैं। क्लोरीन का नंबर कितना होता है हमारा? 17 होता है, सबको पता है। तो इस 17 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, मेरे 2 8 और 7 के अंदर इतना पता है सब लोगों को, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में आ जाएंगे? यहाँ पर, और यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब बचे 8 इलेक्ट्रॉन, ये आएंगे हमारे सेकंड वाले में, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। समझ में आया? अब बचे मेरे 7 इलेक्ट्रॉन, तो इन 7 को कैसे डालेंगे हम? कलर चेंज करते ताकि समझ में आए। नहीं रेड नहीं, कौन सा लूं? येलो लूं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन हुए। अब क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने आउटर में हर जो चीज है वो क्या चाहती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब देखिए हर जो एटम होता है वो क्या चाहता है? स्टेबल होना। स्टेबिलिटी के लिए उसको अपने आउटर में कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास तो भाई 7 ही है। इसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये 7 को 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उधार ही लेगा, ठीक है, मांग के लाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो मांग रहा है, देखो अगर तुम्हारे पास कोई पैसे मांगने आए तो तुम उसे क्या कहोगे? कितना नेगेटिव पर्सन है, ठीक है। तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन मांगा है तो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, तो सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। समझ गए इतना? जो देगा वो पॉजिटिव, जो मांगेगा वो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है पता है सब लोगों को? नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है हमारा? 7 होता है ना। नाइट्रोजन नंबर 7 पे आता है, पता है सब लोगों को? ये वाली पूरी सीरीज याद रखना कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। 30 तक तो आपको बिल्कुल एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए, और अगर आप एटलीस्ट 50 तक याद करते हो तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ सारे के सारे याद होना पॉसिबल नहीं है, पर हर किसी के एटॉमिक नंबर को जान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। सब लोगों को समझ आया? नाइट्रोजन की बात देखो, नाइट्रोजन क्या होता है? नंबर 7 पे आता है, तो 7 से कैसे होता है? 2 तो चले गए सबसे इनर वाले सेल में, तो बचे कितने? बचे कितने गिनो? 5 बचे, है ना। 2 चले गए अंदर, तो 2 और 5 हो गए। अब 5 उसके आउटर ऑर्बिटल में, उसको कंप्लीट करना ऑक्टेट, या तो वो 5 डोनेट कर दे या वो 3 मांग के लिए आए। तो उसने सोचा मैं 3 मांग के लाऊंगा, तो जिस केस में वो 3 इलेक्ट्रॉन मांग के ला रहा है तो उसके ऊपर -3 का चार्ज लग जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये वैल्यू तुम्हारे कैलकुलेशन में काम आएगी कि 1 फेराडे का मतलब होता है 96500 कूलम। क्या होता है? 96500 कूलम होता है, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल अपने नोट्स में ऐड करना मत भूलना। अब देखते हैं हमारा एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं हमारी एक यूनिट से जिसका नाम होता है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसे कभी कभी यू भी लिखा जाता है सिर्फ, जहाँ पे इसे यूनिफाइड मास डिनोट किया जाता है। अब निकालते कैसे हैं कि है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका मास भी 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका मास 4 होता है ना। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास उसका 14 होता है।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। मास उसका कैसे होता है? 16 होता है। तो ये निकालते कैसे हैं, है ना, ये निकालते कैसे हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो आप सीरीज वाइज सारे के सारे याद करेंगे, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो हमें मान लो किसी का भी एटॉमिक नंबर पता है, मान लो एक बार मुझे हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है, अगर मैंने जिस जिस एलिमेंट का मुझे मास निकालना है उसका एटॉमिक नंबर अगर इवन है, फिर से सुनो, जिस एलिमेंट का मुझे मास निकालना है अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो मैं उसके एटॉमिक नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आंसर मेरा मास आ जाएगा। समझ आया? जिस एलिमेंट का मुझे निकालना है क्या, मास निकालना है, तो मैं उसका एटॉमिक नंबर देखूंगी, अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो मैं उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास मास आ जाएगा। लेकिन देखो अगर मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ही ऑड है, जिसका एटॉमिक नंबर इवन नहीं ऑड है, तो क्या हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उसके अंदर हम एटॉमिक नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा मास होगा। आई नो किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेट्स अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट अपने हाथ में एनसीईआरटी नहीं रखेगा, पेन नहीं रखेगा, सबका फोकस इधर होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। होता क्या है, सब लोग ध्यान से देखो, कौन सा कलर लूं, ब्लू लेते हैं। देखिए होता क्या है, मान लो एटॉमिक नंबर हमारा इवन है, पहले वो केस देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हीलियम की। अब मान लो आपको नहीं पता कि हीलियम का मास 4 है और आपको निकालना है, तो क्या देखोगे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस एटॉमिक नंबर यानी कि इस 2 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो था मेरा एटॉमिक नंबर, और ये जो जनरल 2 जो फॉर्मूले के अंदर यूज हो रहा है वो है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4। अब ये जो 4 आया है ये एटॉमिक मास है, तो इसलिए हम इसे AMU से डिनोट करेंगे। देखो हैंडराइटिंग पे तुम लोग फोकस मत करना, क्या होता है स्क्रीन में लिख रही हूँ ना, एक सेकेंड, ठीक है। बाकी नोट्स तो क्या है मैं पहले से बना के ला रही हूँ तो उसमें हैंडराइटिंग अच्छी होती है। अब होता क्या है, जब तुम इस एटॉमिक मास को फॉर्मूले वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा 4। अब एक बार करते हैं जो ऑड नंबर वाला केस है, ठीक है। इस ऑड नंबर वाले में क्या हो रहा है, मान लो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन नंबर 7 होता है, सबको पता है नाइट्रोजन नंबर 7 होता है, उसमें तुम उसको करोगे 2 को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तुम सोचोगे दी इसने तो 1 ऐड किया ही नहीं, सोचोगे इसने तो 1 ऐड किया ही नहीं, तो इसके केस को एक सेकंड के लिए छोड़ो, मैं तुम्हें पहले जनरल केस दिखाती हूँ उसके बाद ये वाला केस समझाती हूँ कि क्यों 1 ऐड नहीं किया, ठीक है। अब होता क्या है, देखो फ्लोरीन को देख रहे हो सब लोग, फ्लोरीन को, फ्लोरीन का क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का, 9 होता है ना। इस 9 में 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका 18। ये जो आपका 18 आया उसके अंदर आपको 1 प्लस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 19 AMU में आ जाएगा। क्लियर और नॉट, 19 AMU में आ जाएगा। तो इस तरीके से जनरल केस होता है जहां आप एक तो देखते हो आपका ये वाला इवन वाला और एक देखते हो ये वाला ऑड वाला। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जब आपने नाइट्रोजन की बात की थी तो नाइट्रोजन का आपको एक तो याद रखना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे देखो मैं यहाँ पे स्टार लगा के दे रही हूँ, याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन है इसलिए याद रखना है, सिंपल बता रही हूँ आप लोगों को। नाइट्रोजन में 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक और एक्सेप्शन सब लोग याद रखेंगे जो मैं यहाँ पर लिख दूं, एक सेकेंड यहाँ पर जगह नहीं है, देखो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के पास में एक और एक्सेप्शन लिख रही हूँ। मेक श्योर आप लोग इसका भी एटॉमिक मास याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, हमारे क्लोरीन भाई साहब की बात कर रहे हैं। क्लोरीन का क्या होता है मास, 35.5 AMU, समझ में आया सबको, 35.5 AMU होता है। अब मान लो मैं एटॉमिक मास की बात नहीं करके ग्राम एटॉमिक मास बोलूं तो बिल्कुल सेम तरीके से निकालते ग्राम एटॉमिक मास भी, यानी कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास निकालते तो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेम तरीके से निकालना और यूनिट में AMU की जगह ग्राम लगा देना। यूनिट में AMU की जगह क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। समझ में आया सब लोगों को, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को अब ये एटॉमिक मास निकालना आ गया होगा, ठीक है। 3 ही याद रखने हैं, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और दूसरा हमारे क्या कहते हैं नाइट्रोजन का। बाकी सारे के सारे इन फॉर्मूले से निकल जाएंगे कि भाई अगर इवन है तो एटॉमिक नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऑड है तो एटॉमिक नंबर के अंदर 2 मल्टीप्लाई करके क्या करो 1 को ऐड कर दो, ठीक है।
समझ में आया? आगे बढ़ूँ मैं? अब देखिए होता क्या है, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है? सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन में क्या निकालने को कह दे। मॉलिक्यूलर मास होता है भाई कोई भी सब्सटेंस है, उसके एक एलिमेंट का नहीं निकाल के वो एलिमेंट को जोड़ के जो हमारा मॉलिक्यूल बना है उसका मास निकालना। तो वो भी कैसे निकलता है हमारे, एक तो यूनिट पता होनी चाहिए सबसे पहले तो एएमयू और यू, यानी कि एएमयू और यूनिफाइड मास में निकलता है, ठीक है? समझ में आया? कुछ जो डेटा है जहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन में यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके अलावा निकालना मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक बार डेटा देखते हैं उसके बाद मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। ध्यान रखना पानी का कितना होता है, 18 होता है, एएमयू होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तो बिल्कुल सेम एएमयू की जगह तुम ग्राम यूनिट लगा दोगे। क्या करोगे, एएमयू की जगह ग्राम यूनिट लगा दोगे, बिल्कुल सेम तरीके से निकालते हैं, ठीक है? समझ में आया? हाइड्रोजन सॉरी वाटर का कितना होता है, 18 एएमयू। SO2 का कितना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 एएमयू, ठीक है? NH2CO NH2 का कितना होता है, 60 एएमयू। ध्यान रखना है यही हमारा यूरिया होता है। यूरिया बायो में हमने कल पढ़ा था, यूरिया क्या होता है, एक मेजर ऑस्मोलाइट है। दूसरा मेजर ऑस्मोलाइट क्या है बताओ मुझे, अगर एक मेजर ऑस्मोलाइट यूरिया है तो दूसरा मेजर ऑस्मोलाइट क्या है? अगर आप मेरे सेशन से पढ़ रहे हो तो आप बायो भी पढ़ रहे होगे, बायो पढ़ रहे हो तो मैंने कल ही ये चीज बताई है, ठीक है? अब देखो SO3, SO3 क्या होता है हमारा, 80 एएमयू होता है। NH3 का कितना होता है, 17 एएमयू होता है। कैसे निकला मैं समझाती हूँ, ठीक है? पहले ये वाली वैल्यू तो याद रखनी है। ग्लूकोज का क्या होता है, 180 एएमयू। सुक्रोज का कितना होता है, 342 एएमयू। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6 होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला याद रखना, C12H22O11 होता है। समझ आया? अब हम देखते हैं कि भाई ये निकाला कैसे था, ये निकाला कैसे था दीदी, हमने को ये तो बताया ही नहीं आपने, ठीक है? क्या होता है देखो यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। पहले देखते हैं H2O का कैसे निकाला था, एक सेकेंड रुको, पेन में थोड़ा छोटा करूं और कलर लेते हैं पिंक, ठीक है? कैसे निकालते हैं, मान लो तुमको H2O का निकालना है पूरा मास, तो पहले तो तुम्हें वो नॉर्मल, जब मैंने अभी आप लोगों को सिखाया ना एटॉमिक मास यूनिट्स निकालना, बिल्कुल एक एक एलिमेंट के लिए, तो पहले वो पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए पता होना चाहिए कि आपको कि भाई हाइड्रोजन का तो 1 होता है और मेरे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रही हूँ, बाकी आप लिख लो, यूनिट ग्राम में लिख रही हूँ मैं तो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या निकालना सिखा रही हूँ आपको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम नहीं पूछ के डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास पूछे तो आप एएमयू यूनिट लगाएंगे, ठीक है? समझ में आया सबको? आगे बढ़ू मैं? अब निकालते कैसे हैं? अब देखो पहले इसके अंदर के आपके एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन देखो 1 पता है हमें हाइड्रोजन का, दूसरा हमें ऑक्सीजन का पता है अभी 16 होता है। अब करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हाइड्रोजन में देखो आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, प्लस एक आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो भाई इसको 2 को यहाँ पे रखो। हाइड्रोजन का क्या क्या होता है मास, 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 रख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा आपका, 18 ग्राम नहीं आएगा? आएगा। इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, बिल्कुल, है ना? किसका करें, ग्लूकोज का करें, C6H12O22, सॉरी मैं गलती से सुक्रोज वाले में चल गई, रुको रुको रुको, C6H12O6, ठीक है? क्लियर है इतना सब लोगों को? अब देखिए होता कैसे है ये, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन, एक दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन, एक दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन। जो कार्बन होता है हमारा, उसका क्या होता है मास, हमारा 12 ग्राम होता है। कार्बन का निकालना आता है ना, कार्बन का नंबर होता है 6। अब 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 6 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, तो वही उसका मास होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा, 16 होता है। समझ में आया? अब क्या देखोगे इसके अंदर कि दी इसमें ना मेरे पास 6 तो क्या है, मेरे पास कार्बन है, ठीक है? 12 मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और 6 मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। दिख रहा है इतना, दिखाई दे रहा है ना? अब देखो 6 कार्बन है तो कार्बन का कितना है मेरे पास, 12 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है।
6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जब तुम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 180 ग्राम। समझ गए? अगर तुमने एएमयू में यूनिट ली है तो तुम्हारा एएमयू में आंसर आएगा। क्लियर और नॉट एवरीबडी? समझ में आया सब लोगों को? आगे बढ़े। अब देखो हम देखेंगे कि भाई ग्राम और एएमयू की हमने 2 यूनिट पढ़ी, निकालने का तरीका सेम है लेकिन एएमयू और ग्राम में डिफरेंस क्या है ना? एएमयू और ग्राम में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। कैसे देखेंगे? देखो जो एएमयू होता है बेसिकली होता क्या है, जब हम एक कार्बन 12 एटम की बात करते हैं, जब हम एक कार्बन 12 एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका 1/12 पोर्शन जो होता है, 1/12 मास जो होता है वो एक एएमयू होता है। कैसे कैसे समझ में आया कि नहीं? एक बार दिखाती हूँ मेरे को। देखो बात कर रहे हैं हम हमारे कार्बन की। ये मान लो कार्बन का एटम है यार, एकदम परफेक्ट गोला नहीं बन रहा। आज हम एकदम सही गोला बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया पर कोई बात नहीं, तुम लोग इतने समझदार हो कि इसे सही कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कार्बन है, इस कार्बन के हमने 12 पार्ट किए। सुंदर करो यार। 1 2 3 4 हुए, 6 8 हो गए, और मेरे को इनको 12 करना है। ठीक है, पेन छोटा कर दो। ये 9 10, कैसे ले लेते 11 12। ये हो गए हमारे 12 पार्ट टोटल। समझ में आया सबको? ये हो गए क्या 12 पार्ट। अब इस 12 में से कोई भी एक पार्ट ले लो। ये टोटल कितने हमारे 12 पार्ट। इस 12 में से कोई भी एक पार्ट ले लो, जैसे कि मान लो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ये मैंने पिज्जा का एक पीस काट लिया। तो अब ये जो बचा, यानी कि ये एक जो पीस है, इस पूरे में से, इस 12 में से सिर्फ एक पार्ट जो होगा, यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन जो होगा वो क्या है, हमारा एक एएमयू होता है। समझ में आया? इस पूरे के मास का सिर्फ जो इतना सा पोर्शन है वो क्या होता है, हमारा एक एएमयू होता है। समझ में आया नहीं? आगे देखें। अब देखिए होता क्या है। एक एएमयू को जब हम डिनोट करते हैं, एक एएमयू का मतलब होता है कि वो इक्वल है हमारे 1/Na ग्राम के। एक एएमयू कितना होता है, 1/Na ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1/Na ग्राम की? भाई Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। नहीं नहीं पता है? क्यों नहीं पता है बेटा? अभी बताइए। देखो इधर इधर दिख रहा है ना सब लोगों को, 6.022 10⁻23 होती है। तो बस वही Na हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 के नीचे डिवाइड देके लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये किस में आ रहा है आपका, ग्राम में आ रही है वैल्यू। किस में आ रही है, ग्राम में आ रही है वैल्यू। ठीक है, समझ आया? मजा आया? अब देखो होता क्या है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना भी आना चाहिए। आई नो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल इस वाले सेशन में नहीं कराई हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल कराऊंगी तो भी बहुत टाइम लगेगा और आपको वन शॉट में नहीं बन पाएगा। आपने मेरे से वन शॉट मांगा था ना। ठीक है, अभी देखो वैसे भी ये वाला जो चैनल है वो बायो का है, तो मैं इसमें पूरा का पूरा केमिस्ट्री का तो नहीं करवा सकती। ठीक है, अभी के लिए मैं जो आपको करा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको पूरा का पूरा मेरे से पढ़ो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो आप पक्का करना। देखो मैं मेरे चैनल चलाने की बात नहीं, मैं आपको फायदे के लिए बता रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लीज कर लेना। ठीक है, बायो की तो मैं खुद आप लोगों को कराऊंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। पीवाई के तो मस्ट है, उसके अलावा भी डीपीपी लगाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो क्या होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास दो एलिमेंट है, एक है ए एक है बी। ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा। ये एक्स और वाई क्या उसका मास है। जैसे कि हमारा जो हीलियम होता है, तुम्हें डिनोट करना आता है सब लोगों को कि वो भी सिखाऊं? सिखाई देते हैं। होता क्या है देखो, देखिए जब हम बात कर रहे हैं मान लो हीलियम की, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि हीलियम है वो कोई भी हमारा एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर ए हमारा एलिमेंट है, यहाँ पर बी एलिमेंट है, वैसे यहाँ पर हीलियम एलिमेंट है। जो नंबर नीचे लिखते हो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी जेड वैल्यू क्या है वो होता है। ठीक है, और जो नंबर ऊपर है इसका मतलब उसका एटॉमिक मास क्या है। तो ये एक्स और वाई इनके ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों इसके एटॉमिक मास को डिनोट कर रहे हैं। सामने लिखा है कि भाई किसी भी चीज के अंदर कोई कंपाउंड है जिसमें ए और बी दोनों है। जैसे कि पानी एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं। ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों होते हैं। वैसे कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ए और बी नाम का कोई ना कोई एलिमेंट है, और उसके अंदर ए का मास है एक्स और बी का मास है वाई। 100% उस एलिमेंट में से 75% हमारा ए है और 25% बी है। अब ये परसेंटेज चेंज हो सकते हैं, बस ध्यान रखना टोटल सम ऑफ द परसेंटेज विल बी 100 ऑलवेज। ठीक है,
कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और सुक्रोज में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिखाई देगा। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है इन दोनों का, है ना, कि ये इतना है, ये इतना है, इसका मास, एक का मास इतना है, इसका एक का मास इतना है, तो एवरेज एटॉमिक मास बताइए मुझे एलिमेंट का। क्या होगा, इसके एटॉमिक मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके एटॉमिक मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, देखो इस तरीके से और इस तरीके से दोनों का आंसर आएगा, उन दोनों को ऐड कर दो। उसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या, ये 100 कौन सा है, इन दोनों का सम करके जो वैल्यू आई है वो 100 है। ठीक है, जो ऑलवेज 100 ही आएगी आपके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, आपके AMU में आएगा। समझ में आया या नहीं, फॉर्मूला समझ आया या नहीं, कहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है समझ आया या नहीं। आगे बढ़े, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो, आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए। जब भी आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो, जब भी आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो तो होता क्या है, आपको जो भी एटॉमिक मास मिलेगा, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक तो था A, एक तो था B, और एक यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास आएगा मेरा आंसर। तो जो मेरा मास आएगा वो A के मास और B के मास के बीच की वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है, यानी कि लोवेस्ट वाला एक मास और हाईएस्ट वाला एक मास जो हमारे A और B थे, और एवरेज एटॉमिक मास हमेशा उसके बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, और एक क्या बात होती है कि एवरेज एटॉमिक मास की जो वैल्यू होगी वो उस एलिमेंट के ज्यादा पास होगी जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ तो यहाँ पे A के परसेंटेज ज्यादा है, 75 है, B का परसेंटेज कम है, तो जो भी एटॉमिक मास आएगा इसका मास A के मास के ज्यादा आसपास होगा एज कम्पेयर टू B। समझ आया सब लोगों को, यही ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे सब लोग क्या होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का भी जस्ट फॉर्मूला, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक कुछ आए नहीं है अगर मैं PYQs की बात करूँ तो, बट फिर भी क्योंकि मेरे को सब कुछ पढ़ाना है तो मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगी। ठीक है, अब देखो वेपर डेंसिटी की बात करते कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 से निकालते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब ये क्या होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। समझ आया सब लोगों को, इतना ही याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं क्योंकि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोल की बात करो तो मोल को हम इस टाइप के साइन से N से डिनोट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में वेट दिया हो तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जनरल फॉर्मूला सब लोगों को पता होगा। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो देखिए, अगर आपको वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर वेट दे रखा हो तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है W अपॉन M, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जो मास क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते पता है सब लोगों को, ये अभी हमने यहाँ पर सीखा था, ये सीखा था ना अभी, इसी को कहते हैं मोलर मास निकालना। ठीक है, ग्राम में निकलता है वो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वेट दिया हुआ तो कैसे मोल्स निकालते हैं। अगर आपको वेट नहीं देके पार्टिकल्स देके पूछे या फिर पार्टिकल निकालने की बात करें तो फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन Na होता है, यानी कि कितने पार्टिकल क्वेश्चन में दे रखे हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये पार्टिकल आपके एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आयोन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, और कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अबोव 2 केस है आर ऑलवेज वैलिड केस, ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 केस हैं वो हर एलिमेंट पे लग जाते हैं। लेकिन एक जो केस आएगा वॉल्यूम का, कि अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम दी है और आपको मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम दी है और मोल्स निकालने, तो ये केस आपका तभी वैलिड होगा जब आप किसी ऐसे सब्सटेंस का मोल निकालना चाह रहे हो, ऐसे सब्सटेंस की वॉल्यूम आपके पास है जो एक तो गैसियस फॉर्म में है, दूसरा आपके पास एसटीपी वाली कंडीशन यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन है। समझ आया सब लोगों, रट्टा मार के रखेंगे ये बात, एक तो गैस होना चाहिए, दूसरा एसटीपी पे होना चाहिए। ठीक है, निकालते कैसे इस केस में मोल, जितना वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, एसटीपी पे दिया हुआ होना चाहिए वो, तो उस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हम 2.4 लीटर से, 2.4 लीटर से डिवाइड करेंगे, तब आपका जो आंसर आएगा वो मोल्स आएगा। अब ये वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए, ये वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए। अब अगर मान लो क्वेश्चन ने ये वॉल्यूम आपके लीटर की जगह ml में दे दी, लीटर की जगह क्या दे दिया, ml में दे दिया वॉल्यूम को, तो आप यहाँ पे 2.4 लीटर से डिवाइड करने की जगह 22400 ml से डिवाइड करेंगे। क्लियर और नॉट एवरीबडी। अब देखो मैंने यहाँ पर कहा एसटीपी, तो एसटीपी का मतलब भी तो पता होना चाहिए। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को हम एसटीपी कहते हैं। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कैसे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस। पता है ना, सेल्सियस को केल्विन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। प्रेशर स्टैंडर्ड कौन सा होता है हमारा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
1 मोल, 1 मोल हमारा हाइड्रोजन हो, चाहे हमारा 1 मोल NH3 हो, चाहे हमारा 1 मोल SO2 हो, एसटीपी के ऊपर इन सब की वैल्यू जो होगी, वॉल्यूम कितनी आएगी, 2.4 लीटर आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि गैस कौन सी है, चाहे यहाँ पर कोई भी गैस हो, 1 मोल की वैल्यू एसटीपी पे जो वॉल्यूम आएगी वो 2.4 लीटर आएगी। ठीक है, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने बता दी यहाँ पर कि मान लो आपके पास 9 ग्राम ऑफ H2O है, तो उसके मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं, सिंपल। तो ये आपको यहाँ पर गिवन मास दे रखा है 9, और ये आपका मोलर मास H2O का 18 होता है, ऊपर मैंने निकालना सिखाया था, और इसका हाफ मोल हो जाता है। ठीक है, समझ आया। अब मान लो आपको यहाँ पर एटम दे रखा है, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला, तो जितने पार्टिकल क्वेश्चन में दे रखे हैं डिवाइडेड बाय Na को मैंने यहाँ पर 6.022 नहीं लेके 6 इंटू 10⁻23 लिया। क्यों? क्योंकि एक जनरल कैलकुलेशन है कि ये 3 से कट जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस तरीके के दे रखे हैं, आप उस तरीके से वैल्यू रख के निकालेंगे। तो इससे तो जनरल एक आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझ आया आप लोगों को। कैलकुलेशन ईजी बनाना भी कोई काम होता है, आप वहां बैठ के इतना ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते रहोगे। ठीक है, 11200 ml, ठीक है, इतना ml जो हमारा SO3 का है एसटीपी पे। अब क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन जो वॉल्यूम हमें पता है 2.4 लीटर होती है इतनी। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें किस में दे रखी है, ml में, तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे रख दिया ml में। अब क्योंकि ऊपर वैल्यू आपको ml में दे रखी है, तो नीचे भी आप ml वाली वैल्यू लिखेंगे, इसलिए 2.4 लीटर की जगह हम 22400 ml लिखते हैं। इसको तुम काटोगे तो 1/2 मोल आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारा कंपोजिशन वगैरह कैसे निकालते हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की मस्त जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तभी चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी। समझ में आया सब लोगों को? अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, कैसे चीजें सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है। मान लो हमारे पास H2O है, तो इस H2O में अगर ये H2O 100% है, तो इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन कितना है, हमारा ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ये हमें निकालना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम वेट लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इस पूरे का मोलर मास लिखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, होता कैसे है, मान लो ये मेरा H2O है, पानी है। ठीक है, इसमें मेरे को मान लो हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट निकालना है, तो मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालूंगी। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, वेट 2 होता है। 2 नहीं होता है, कैसे कहोगे, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, बेसिकली 1 होता है, जो मैंने ऊपर याद करवाया था। अब क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा। अब टोटल H2 का कितना होता है, मेरे पास 18 होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह पुट किया, इसको सॉल्व करोगे तो 11.11% आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको कह रहा है H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो, तो ऑक्सीजन तो एक ही है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। 16 होता है ना। अब देखिए, इसका अगर 16 होता है, तो टोटल H2O का कितना होता है, 18, तो 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा आपका, 88.88 हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? इसको करोगे ना ऐड, तो ये 100% ही आएगा। ठीक है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, मैंने बस इतना सिखाया कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट या फिर कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि दी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाओ ना, कितना हार्ड है, हमको तो आता ही नहीं। बात आती है कि दी हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाओ ना, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला हार्ड लगता है, निकालना नहीं आता। तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक पेज याद करेंगे। क्या कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए क्या रट्टा मारेंगे, रट्टा मारने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ ये टेबल याद करो। ठीक है, कि सबसे पहले तो आपको एलिमेंट जो दे रखा है वो लिखना होता क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहले वो समझते फिर ये समझते। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं तो एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटम है किसी मॉलिक्यूल में वो देखते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। अब जब उन नंबर्स को काट काट के हम एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, तो हमें मिलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे एग्जैक्टली होता कैसे समझते हैं। देखो, ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, और 6 हमारे क्या है, ऑक्सीजन है। पता है सब लोगों को? इसको जब तुम काटते हो, इसको जब तुम 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये तो आता है सब लोगों को। तो जब इसको करते हो तो क्या आता है, 1 to 1 आता है आपका। तो ये जो CHO है, यानी कि एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो आ गया आपके पास CH2O। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? क्लियर और नॉट एवरीबडी? आगे देखें, ये मैं आपको बता रही थी निकालने के लिए। भाई देखो, ये आपका
क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरी हर एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, है ना। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको हमेशा एक इस टाइप की टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए कभी, तो टेबल बनानी पड़ती है। होता क्या है, यहाँ पर आप अपना एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्स वाला एलिमेंट होगा ए, उसका एटॉमिक मास होगा, अभी आपको हीलियम वाले केस में बताया था, ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास आपका फिर से लिख देंगे कि भाई यही वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे। परसेंटेज गिवन आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई ये एलिमेंट इतना परसेंट है, जैसे कि हमारा जो वाटर है मान लो वो 100% है, तो उसमें से इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि कोई भी एलिमेंट कितना परसेंट है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देना जो क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ तक का तो काम सिंपल है, क्वेश्चन देख देख के करना है। अब क्या करना, आपको रिलेटिव रेशियो निकालना होता है। क्या करेंगे आप रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको परसेंटेज दे रखा है, मान लो 75% दे रखा है और एटॉमिक मास आपको 5 दे रखा है मान लो, तो आप परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करोगे, तो आप यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, इसको ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे। आंसर आने के बाद देखोगे कि भाई 1 2 3 आपको जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। क्या कह रही हूं मैं, यहाँ तक तो कर लिया, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। अब जैसे कि जब आप हाइड्रोजन का एम्फेरिकल सॉरी क्या वाटर का निकालने की कोशिश कर रहे हो मान लो, या फिर मान लो ग्लूकोज की बात कर रहे हो, तो ग्लूकोज में आपके पास सी भी है, एच भी है, ओ भी है, तो ऐसे 3 लाइन बनेगी, सी की, एच की, ओ की, अरे सी की, एच की, ओ की 3 लाइन बनेगी। तो तीनों में आप तीनों बार कैसे करोगे, सी का परसेंटेज डिवाइडेड बाय सी का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो आपके पास तीनों के लिए एक एक वैल्यू आएगी रिलेटिव रेशियो की। अब इन तीनों की वैल्यू में से जो वैल्यू आपको सबसे छोटी मिलेगी डिवाइड करने के बाद, उस वैल्यू को आप उन्हीं तीनों वैल्यू के नीचे नीचे रखेंगे। क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, करके बताते हैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे सब लोग। कैसे करना है, मान लो एक आपके पास सी है, एक आपके पास एच है, एक आपके पास ओ है, ठीक है। पता है ना, यहाँ पे इसका एक्स है, यहाँ पे इसका वाई है और यहाँ पे इसका जेड करते हैं, रुको। ये क्या है, एक्स वाई जेड हमारा एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे हम फिर से एटॉमिक मास लिख देंगे हमारे तीनों के। अरे यार, अब ठीक है। अब आपको परसेंटेज मान लो सबका अलग अलग परसेंटेज दे रखा है, इसका हमको 20% दे रखा है, इसका हमको 60% दे रखा है, 20 60 80, इसका अगेन 20% दे रखा है, सिर्फ आपको परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए, सबसे पहले तो 20 डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे पहले के लिए, दूसरे के लिए 60 डिवाइडेड बाय वाई करेंगे, तीसरे के लिए 20 डिवाइडेड बाय जेड करेंगे, एक्स वाई जेड के एटॉमिक मास है, ठीक है। अब आप तीनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा कुछ ना कुछ, मान लो इसका आंसर ए आया, इसका आंसर बी आया और इसका आंसर सी आया, कोई ना कोई वैल्यू आएगी आंसर में। अब ये जो वैल्यू आई आप देखेंगे कि हमारे ए बी और सी में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। मान लो इसकी वैल्यू सबसे छोटी है, मान लो इसकी वैल्यू 3 आई थी, आंसर एक बार एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसकी वैल्यू 1 आई थी और इसकी वैल्यू 2 आई थी, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई, डिवाइड करने पे इसकी आई। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को नीचे रख के तीनों से फिर से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे करके बता रही हूँ। ये वैल्यू सबसे छोटी आई, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू 3 थी, 3 डिवाइडेड बाय 1, फिर बी के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये जो तीनों वैल्यू थी, ध्यान से सुनिए मेरी बात, सॉल्व करना बता रही हूँ, न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व नहीं करेंगे लेक्चर में, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अलग से बनेगा सेशन, ठीक है, एक में सब कुछ नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर 3 है उसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, ठीक है। ये यहाँ पे 1 है, इसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, ये यहाँ पे 2 है, इसको मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। लेकिन अब मुझे पता है, अब मुझे क्या पता है कि मेरा यहाँ पे क्या था ना, जो 1 था वो कैसा था, सबसे छोटा था। तो अब मैं इस 1 को सबसे क्या करूंगी, डिवाइड करती जाऊंगी, ठीक है। अब जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मान लो मेरे पास आ गया आंसर P आ गया, इसका डिवाइड करने पे इसका आ गया Q और इसका आ गया R। कोई ना, अभी 3 to 1 तो नंबर नहीं होंगे ना, कुछ तो नंबर होगा आपके पास, तो जब इनको डिवाइड करोगे सबसे छोटी वाली वैल्यू से तो आपके पास एक एक आंसर आएगा।
अब आप क्या करेंगे, इस पी क्यू आर को यहाँ पे लिखेंगे, ये पी आया, ये क्यू आया, ये आर आया। अब आप एम्फेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इससे एम्फेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या था, ग्लूकोज का बना रहे थे हम, तो हमारे पास सी एच ओ नाम की 3 चीजें थी, 3 एलिमेंट थे, और यहाँ पे रिलेटिव रेशियो क्या आया मेरे पास, रिलेटिव रेशियो क्या आया है मेरे पास, पी क्यू और आर आया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इधर पी क्यू और आर लिख देंगे। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। इस तरीके से होता है क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि दी एकदम परफेक्शन के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना चीजें नहीं जाएंगी, तो मैं भी कह रही हूँ बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है ना। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही लगेगी ना, कैलकुलेशन तो आएंगी, जब तक आप कैलकुलेशन से सामना नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा। तो ये मैंने बताया कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप ये चीज याद रखोगे तो आपको एग्जाम के टाइम हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर लो, है ना, अभी टाइम है। आपको बाद में जब आप वन शॉट करोगे तो आपको किस तरीके से फॉर्मूले सॉल्व करने वो भी आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हमारा स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। स्टोइचियोमेट्री बेसिकली एक बैलेंस इक्वेशन होता है। देखो स्टोइचियोमेट्री तब लगेगी जब इक्वेशन बैलेंस होगी। पहले तो बैलेंस करने का सिंपल तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड करो। एक और तरीका होता है कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम पढ़ते हैं रिडॉक्स वाले में, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हिट और ट्रायल से काम चलेगा। ठीक है, हिट और ट्रायल वाला मेथड आप लोगों को करना आता होगा, वैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2-3 इक्वेशन है, डायरेक्ट याद करना क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा। तो एक तो ये हाइड्रोजन वाटर फॉर्मेशन वाली बिल्कुल याद रख लेना, और एक ही अमोनिया फॉर्मेशन वाली जो हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, ये 2 इक्वेशन, इनको बैलेंस्ड फॉर्म में याद रखना कि 212 132 याद रखना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ आया सब लोगों को। अब देखिए होता क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 1 लगाया, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो इसके 2 मोल जब रिएक्ट करेंगे इसके 1 मोल से, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, ये चीजें दिखाती है। समझ में आया। ये जो वैल्यू आगे लगती है उसी को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है हमारे, 1 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पे 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोडक्ट में 2 मोल बनाता है। ठीक है, और जो रेशियो आता है वो 1:3:2 का आता है क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1:3:2 होते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 केस हो सकते हैं। एक तो आपको तब क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले जब आपको एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बनते हैं देन। ठीक है, मिनिमम 2 रिएक्टेंट तो होते ही हैं। अगर आपको एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे और उसके बाद आपको पूछे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या बनेगा, दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट होगा, तब आप क्या करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही एक रिएक्टेंट के बारे में दी है तो आप डायरेक्ट उस एक रिएक्टेंट के बेसिस पे पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जनरल जो मैंने आपको फॉर्मूले ऊपर सिखाए थे, मोल्स के फॉर्मूले सिखाए थे, इधर देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, मोल्स के फॉर्मूले सिखाए थे मैंने आप लोगों को, कहाँ गया, ये तीनों मोल्स के फॉर्मूले सिखाए थे। इन तीनों की मदद से क्या होता है, रिएक्शन जो है वो पता चलती है कि भाई इसमें इतना है, इसमें इतना है, पता है ना सब लोगों को। एक बार हम फिर से देखते हैं, जब आपको एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ना, मान लो आपकी ये कोई रिएक्शन है, तो आपको इस टाइप की फॉर्मेट याद रखनी है। कैसे कि अगर आप देखो ए बी सी डी जो कैपिटल वाले हैं वो क्या हमारे रिएक्टेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जब तुम ए के मोल को ऊपर रखते हो और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है उतनी जितनी तुम बी के मोल को ऊपर रखो और बी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। वैसे अगर तुम सी के मोल को ऊपर रखो, सी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और डी के मोल ऊपर रखे, डी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, अगर इक्वेशन बैलेंस की गई है तो आपको क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, आप इसको देख के बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो केस टू में क्या होता है, जब आपको इन्फॉर्मेशन 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में दे। केस 2 क्या होता है, जब आपको इन्फॉर्मेशन 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में दे। मान लो ये आपकी कोई इक्वेशन थी, अब आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बारे में बता दी कुछ इन्फॉर्मेशन, और आपसे पूछ रहे ये और ये कितने बन रहे हैं। भाई ये और ये कितने बन रहे हैं वो इसके बनने पे डिपेंड कर रहा है, किसके बनने पे डिपेंड कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म होती है लिमिटिंग रिएजेंट।
अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो होता है व्हिच इज़ कंज्यूम फर्स्ट, यानी कि 2 रिएक्टेंट है, मान लो ये 2 रिएक्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक होगा लिमिटिंग रिएजेंट। उस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है। वो लिमिटिंग रिएजेंट को वो होता है जो इन दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। इधर बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, लेट मी थिंक। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। होता क्या है, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं पानी पूरी बना रही हूँ और आप लोग खा रहे हो, ठीक है। अब मेरे पास एक साइड 5 पानी पूरी पतासे, ठीक है, और एक साइड आलू का जो है मसाला बना हुआ है। अब मेरे पास मसाला बहुत सारा है लेकिन पतासे मेरे पास कितने, सिर्फ 5 है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बना के खिला भी दूंगी लेकिन कितने खिला पाऊंगी। मान लो मेरे पास बहुत सारा मसाला है, मैं एक पतासे के अंदर बहुत सारा मसाला डाल रही हूँ या फिर थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन हर केस में मैं आपको खिला कितने पाऊंगी, सिर्फ 5 पतासे खिला पाऊंगी, 5 पानी पूरी खिला पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पानी पूरी कम है, भले ही मेरे पास कितना भी मसाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो उतने खा पाओगे। तो जो चीज कम है वो डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट के पास कितना पहुंचता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इनमें से जो चीज कम होगी, जिसके मोल कम होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि भाई कितना हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो जो चीज पहले खत्म हो जाएगी, यानी कि पानी पूरी खा रहे हो, पानी पूरी वो पता से पहले खत्म हो गए, अब भले ही मसाला बचा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा साइंस के टर्म में समझ लेते हैं। पानी पूरी खा ली सबने। अब देखो क्या होता है, मान लो हमारे हाइड्रोजन के मोल है 100 मोल्स और हमारे ऑक्सीजन के मोल है 1 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन के 100 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला याद रखो, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। इसके मोल कितने, हमारे 100 मोल, इसके मोल कितना, हमारा 1 मोल। तो ये हमने ऊपर 100 रखा, ये हमने ऊपर 1 लिखा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिख दिया। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 50 और ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा 1। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है यानी कि कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा। ये एक्सेस रिएजेंट है जो कि ज्यादा है, जो बाद में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा ये 1 नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे यहाँ पे, ऑक्सीजन है, समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। वैसे एक्सेस रिएजेंट हमारा 50 नहीं है। एक्सेस रिएजेंट कौन है हमारा, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो दी आपने ये तो बताया नहीं कि 50 और 1 हमने क्या निकाले, इससे हमें पता चल गया कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लेकिन ये 51 खुद क्या है। तो ये 50 और 1 क्या है, खुद हमारे, इनको कहते हैं पर स्टोइचियोमेट्री। जो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट लिख के निकालने पे निकलता है उसे क्या कहते हैं, पर स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। अब हमें पता चल गया है कि भाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन वो चीज है जो बताएगी कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बनेंगे। तो ऑक्सीजन का अगर 1 मोल था, देखो जब हमने इक्वेशन बैलेंस की तो हमें पता चला इसका 1 मोल के इसके 2 मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल जरूरी है, ठीक है। तो हमने देखा अगर 1:2 यहाँ पर आ रहा है तो 1 मोल अगर हमारे पास है तो यहाँ पर इसके 2 मोल बन जाएंगे। अब देखो अगर हम एलआर निकालना नहीं जानते, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना नहीं जानते, तो होता क्या, हम देखते कि भाई 2 हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन उतने वाटर मॉलिक्यूल बने, तो हम कह देते कि 100 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे वो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को। इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन में कभी भी 2 लिमिटिंग रिएजेंट देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने लिखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना सिर्फ मेरे बोलने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको भी पता है चैनल पूरा बायो का है, तो मैं इसके अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री तो आप लोगों को नहीं करवा सकती, है ना। आप मुझे बताइएगा ये वाला चैप्टर आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। समझ में आया। अभी देखिए सब लोग, हाँ एक बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भले ही पड़े, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो इन नोट्स के बाहर के किसी फॉर्मूले से बने, ठीक है। अब देखो आपको परसेंटेज प्योरिटी भी निकालना आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन दे रखा होगा न्यूमेरिकल, उसमें आपको इक्वेशन मिलेगी, आप उस इक्वेशन को बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद आपको जो चीज नहीं दे रखी है वो चीज आप निकालोगे। कैसे निकालोगे वो चीज आप, अभी हमने लिमिटिंग रिएजेंट में देखा कैसे वाटर मॉलिक्यूल के नंबर्स वगैरह निकाले, उसी तरीके से आप लोग निकालोगे। निकालने के बाद आपको क्वेश्चन या तो परसेंटेज प्योरिटी का पूछ सकता है या फिर परसेंटेज यील्ड का पूछ सकता है।
क्या पूछेगा, या तो परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा या परसेंटेज यील्ड या फिर एफिशिएंसी पूछेगा। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, प्योर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, क्वेश्चन में जो मोल दे रखे हैं डिवाइडेड बाय हमने सॉल्व करके जितने मोल्स निकाले दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ठीक है। अब एक होता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है जो वॉल्यूम पे बेस्ड होती है, एक होता है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो वॉल्यूम पे बेस है उसको टेम्परेचर से लेना देना होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, लेकिन जो मास बेस्ड है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। क्लियर है सबको। अब देखिए वॉल्यूम बेस्ड में या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन से आती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब आते हैं। ठीक है। और मास बेस्ड में कौन से आते हैं हमारे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट। अब इन सबको निकालने के लिए फॉर्मूलेज भी होते हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले क्या होते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। ध्यान रखना एक होता है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। ऊपर हमेशा सॉल्यूट रखना, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रखना। समझ में आया। सिर्फ मोलैलिटी का केस अलग होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। बाकी सबके फॉर्मूले में ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन होता है। तो V बाय V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ml में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम देखो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मतलब यहाँ पे ग्राम है हमारा और यहाँ पे क्या है, ml है। ठीक है। ऊपर W है तो ऊपर वेट है, नीचे V है तो नीचे वॉल्यूम है। ध्यान रखो ऊपर हमेशा सॉल्यूट नीचे हमेशा सॉल्यूशन। ठीक है। हमेशा जो यूनिट लिखते हैं हमारे सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं, फिजिक्स में पता है ना सीजीएस सिस्टम होता है, एक एमके सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड सिस्टम भी होते हैं। ठीक है। तो हम हमेशा सीजीएस वाले में लिखते हैं, इसलिए हम ग्राम वगैरह ले रहे हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई करो 100 से। अब देखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबसे पहले तो रट्टा मार लो, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा एक एक्स है, एक्स को हम डिनोट कर रहे हैं ना मोल फ्रैक्शन से, तो ये एसयू बेस लिखा मतलब एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है जो कि हमारा एक्स से डिनोट करते हैं हम उसको। अब कैसे निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम देखेंगे उस सब्सटेंस के मोल कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हैं। मान लो मेरे को वाटर का मॉलिक्यूल है, उस वाटर के मॉलिक्यूल में मुझे हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं हाइड्रोजन के कितने मोल हैं डिवाइडेड बाय टोटल वाटर में कितने मोल्स हैं वाटर के, वो देखूंगी। ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर एक कंपाउंड, मतलब कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर, दो कंपाउंड हो सकते हैं, 3 से 4 कंपाउंड भी हो सकते हैं, है ना। देखो वाटर है तो 2 है, ग्लूकोज है तो कितने, 3 है। तो देखो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी 1 है, 3 है तो तीनों का मोल फ्रैक्शन भी क्या आता है, 1 आता है। यानी कि जितने भी आपके कंपोनेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, सबका मोल फ्रैक्शन सेपरेटली निकाल के जब आप ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। और ये यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस होगी ना। देखो मोल्स को, एक सेकेंड क्या हो गया, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। देखिए अगर तुम मोल्स को मोल से डिवाइड कर रहे हो तो वो मोल मोल कट नहीं जाएगी यूनिट, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कैसे निकालते हैं, ऊपर हमेशा हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूट को लिखते हैं, नीचे हमेशा किसको लिखते हैं, हम सॉल्यूशन को लिखते हैं। ठीक है। ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन याद कराया था। ध्यान रखना मोलैरिटी है तो इसको एम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ऊपर मोल्स लिखोगे नीचे वॉल्यूम लिखोगे लीटर में। ठीक है। अगर यहाँ पे लीटर में नहीं दे रखी है वैल्यू तो आप ml में वैल्यू रखोगे और ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ आया। क्वेश्चन में मोलार दे रखा है तो 1 मोलार लेना है, सेमी मोलार दे रखा है तो 1/2 मोलर लेने है उसकी कंसंट्रेशन, डेसी मोलर दे रखा है तो 1/10 मोलर लेनी है, सेंटी मोलर दे रखा है तो 1/100 मोलर लेनी है।
ध्यान रखना, मोलर इज द यूनिट कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो मोलैलिटी क्या होता है, अब ये एक्सेप्शनल केस से क्या होता है, अभी तक हमेशा सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे आ रहा था। ये मोलैलिटी है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसमें सॉल्यूट ऊपर और सॉल्वेंट नीचे आता है। इसमें हम ऊपर सॉल्यूट के मोल रखते हैं, नीचे सॉल्वेंट के मास रखते हैं, और ये मास हमेशा केजी में रखते हैं। अगर केजी की जगह कभी ग्राम में क्वेश्चन में दिया हो तो ग्राम में रख के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो स्मॉल एम में आएगा, इसका मतलब वो मोलल में आएगा। ऊपर किस में आ रहा था, मोलर में आ रहा था। अब देखो यहाँ पे ये भी आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है मोलल, तो आप 1 m करेंगे, सेमी मोलल तो हाफ हो जाएगा, डेसिमोलल तो 1/10, सेंटी है तो 1/100 हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को। अब एक केस होता है डाइल्यूशन, कि भाई तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर मान लो पानी के अंदर तुमने ग्लूकोज मिला के रखा है और तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया। अब तुम ग्लूकोज को नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर और पानी डालते जा रहे हो, तो पानी का ऐड करना ही डाइल्यूशन होता है, उसे और हमने पतला कर दिया है। अब तुमने ग्लूकोज का जो पाउडर था वो तो और नहीं बढ़ाया है, तो सॉल्यूट तो तुम्हारा उतना ही है, वो नहीं बढ़ा है, लेकिन पानी तुमने बढ़ाया है, तो जो पूरा सॉल्यूशन होगा पानी डालने के बाद उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, पहले मुझे बताओ। देखो, जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, समझ रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ा है क्योंकि पानी ऐड कर दिया, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्योंकि तुमने पानी बढ़ाया है तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी लिख रखा है। एक फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, जो हमारा m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होता है, याद रखना। m1 क्या होता है, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के पहले कितनी थी, m2 होता है कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के बाद कितनी थी, v1 होता है डाइल्यूशन के पहले वॉल्यूम कितनी थी, v2 होता है डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम कितनी थी, ठीक है। सेम मोल, देखो तुमने ग्लूकोज को तो चेंज नहीं किया है ना, ग्लूकोज जितना डाला हुआ था, मान लो 1 चम्मच डाला हुआ तो वो 1 चम्मच ही है, तो वो सॉल्यूट जितना था वो बिल्कुल सेम रहा है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं ऑन डाइल्यूशन। समझ आया सब लोगों को। अब ये 4 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है, आप लोग याद कर लेना, याद करके ही करना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इतना ही था हमारा मोल कॉन्सेप्ट, तो एक बार ये फॉर्मूले में समझा दूं। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि डेंसिटी डिवाइडेड बाय एमएम ऑफ सॉल्यूट। एमएम ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। एम मतलब मोलैलिटी, डी मतलब डेंसिटी होता है। समझ में आया सब लोगों को। एक होता है स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी निकालने की बात हो रही है, तो 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एम ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1000 को मल्टीप्लाई करो मोलैरिटी से, डिवाइड करो 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो एक और है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा डेटा लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। होता क्या है आपका, एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, मोलर मास होता है, सॉल्यूट का मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मोल फ्रैक्शन होता है एक्स का मतलब, वो फ्लो में हो गया। एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है कि आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकालो मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दो। मैंने ऊपर भी जब फॉर्मूला बताया था तो तुम्हें कहा था कि भाई जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हो तो तुम्हें डेंसिटी को कंसिडर करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट का पूरा थ्योरी फॉर्मूला सब कुछ कंप्लीट। अब एक काम बचता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो तो करो जितनी कम है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, समझ आया, मजा आया सब लोगों को चैप्टर में, एक बार मुझे बता दीजिएगा प्लीज, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब लोगों का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम हैंडल दोनों का लिंक मिल जाएगा, ये वाला पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और बायोलॉजी के लिए बिल्कुल प्लीज साथ साथ में चलते रहना, बैकलॉग क्रिएट मत होने देना, ठीक है। अच्छे से कोर्स चल रहा है, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को पता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।